नमस्कार। आज की बात में आपको मैं सबसे पहले लोकसभा में कांग्रेस ने जो हंगामा किया उसकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इनके बाद स्पीकर को कांग्रेस के 6 एमपीज के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। वो एक्शन भी आपको दिखाएंगे। आज कांग्रेस के एमपीज ने स्पीकर की चेयर पर कागज फाड़कर फेंके, कागज के गोले बनाए और स्पीकर की तरफ उछाले। सत्ता पक्ष की बेंचेस की तरफ वो कागज फेंके। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार के चेहरे के सामने कागज फाड़कर बार बार उछाले। स्पीकर ने कई बार कहा, एमपीज नहीं माने। स्पीकर ने 6 एमपीज को 5 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया। कांग्रेस के जिन एमपीज के खिलाफ एक्शन लिया गया उनमें गौरव गोगोई, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, एम.के. राघवन, सुष्मिता देव और के. सुरेश शामिल हुए हैं। हुआ यह कि जैसे ही 0 आवर शुरू हुआ, कांग्रेस के एमपीज नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। स्पीकर ने काफी देर तक कांग्रेस के नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिस वक्त कांग्रेस के नेता वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों सदन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी को एमपीज की रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। इसी दौरान हंगामा कर रहे कुछ एमपीज ने स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज फेंके। बाकी भी जानते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। जैसे सुरेश कोड़ी कन्निल ने पेपर फेंक रहा है, ये चेयर के खिलाफ बहुत बड़ा असम्मान है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसके बारे में कार्रवाई करें। ये पूरा सदन इसका हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा का फुटेज देखा, कागज फेंकने वाले एमपीज की पहचान की और जब दोबारा कार्रवाई हुई तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के एमपीज के व्यवहार के बारे में सदन को जानकारी दी। श्री गौरव गोगोई, उन्होंने टेबल के ऊपर से, जहां हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, वहां से कुछ पेपर उठाए, पेपर हवा में लहराए, कुर्सी की तरफ फेंकेगी। के. सुरेश जी ने भी टेबल पे से कुछ पेपर उठाए, उनको फाड़ा भी है, टुकड़े किए और चेयर की तरफ वो कागज फेंके गए। उसी प्रकार श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती रंजिता रंजन, कुमारी सुष्मिता देव एंड श्री एम.के. राघवन, इन लोगों ने भी इसी प्रकार पेपर फाड़े। अपने अपने हाथ के पेपर फाड़े होंगे, मगर पेपर फाड़े, उसके छोटे टुकड़े किए और वो चेयर की तरफ फेंके। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 एमपीज का नाम लिया और उन्हें 5 दिनों के लिए संसद से सस्पेंड करने का आदेश सुनाया। I am therefore constrained to name Sri Gaurav Gogoi, Sri K. Suresh, Sri Adhir Ranjan Chaudhary, Srimati Ranjit Ranjan, Kumari Sushmita Dev, and Sri M.K. Raghavan. All the members whom I have named stand automatically suspended from the service of the House for 5 consecutive sittings in terms of provision of Rule 374A. They may forthwith withdraw from the precincts of the House immediately. कांग्रेस के एमपीज को सदन से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने आज हाउस में हंगामा किया और अब एक्शन के खिलाफ कल गांधीगिरी करेंगे। संसद भवन के परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। 6 पार्लियामेंट सदस्यों को जो निलंबित किया गया है, ये उचित नहीं है। एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट अगर सख्त कदम उठाने का सिफारिश करता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कल सदन में इसको उठाएंगे और गांधी स्टैचू के सामने भी हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। असल में 0 आवर से पहले ही कांग्रेस के नेता हंगामे की तैयारी करके आए थे। कांग्रेस की तरफ से देश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था, जिसे स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के एमपीज नारेबाजी करते रहे। जैसे ही 0 आवर शुरू हुआ, स्पीकर ने कांग्रेस के नेताओं को बोलने की अनुमति दी, लेकिन हंगामे के बीच कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ज्यादा बोलो मत, सीट पे जाओ चुपचाप।
प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट, सबको भी आप जितना बोलना है सबको। क्या हुआ? आपको भी समझ दूंगी। प्लीज 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 प्लीज, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? आपको भी बोलने के लिए दूंगी। यू विल ऑल्सो गेट टाइम। यस यस करके जी। एक मिनट, मैडम स्पीकर, ये क्या ऐसा ही है कि क्या हाउस को कंट्रोल नहीं करें? व्हाट इज दिस? अरे आप उनको नहीं बिठा सकते, हमको बिठा सकते, हमारी बात नहीं सुन सकते, आप वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या है? आपने सिखाया, मैं क्या करूं? मैडम स्पीकर, मैं क्या करूं? ये देखिए। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया है। पूरे देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर गोहत्या के नाम पर और अन बहाने से अत्याचार और भीड़ द्वारा हत्या, लिंचिंग की घटनाएं बार बार हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक का वातावरण में रहना पड़ा है। और ये सरकार ऐसी बर्बर और शर्मनाक हत्याओं को रोकने में पूरी तरह असफल हो गई है। आमतौर पर स्पीकर सुमित्रा महाजन सख्त रवैये नहीं अपनाती, लेकिन आज हद हो गई, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। सुमित्रा महाजन ने पार्लियामेंट से बाहर आकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज सदन में जो कुछ हुआ उससे वो काफी दुखी हैं। मैंने खड़गे जी को भी समझाया था कि आफ्टर क्वेश्चन आवर आई विल अलाउ। फिर भी उन्होंने पूरा समय, प्रश्नकाल के समय, पूरे हाउस को जिस तरीके से उन्होंने स्लोगन देके या वेल में आकर के किया, कैमरे पे भी आया, 4-4 बार कागज फाड़ फाड़ के टुकड़े, और बच्चों जैसी भी एक प्रकार से, यानी कल हम हमारे युवाओं को क्या कहेंगे। मगर इसके आगे एक और जो गलती करी है कि जो टेबल ऑफिस के लोग हमारे टेबल पे बैठते हैं, वहां से फाइल उठा करके, फाइल लहराई भी, और वहां से कागज उठा करके कागज फाड़े गए और वो कागज भी चेयर पर फेंके गए। और इसलिए मुझे आज बहुत दुखी होकर के ये सस्पेंशन की कार्रवाई करना पड़ी। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात को कितनी बार दोहराना पड़ेगा कि पार्लियामेंट बहस के लिए है, चर्चा के लिए है, तर्क रखने के लिए, न कि हंगामे के लिए, न कि शोर मचाने के लिए। एक आध बार कभी ऐसा हो जाए तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब एमपीज हर रोज हंगामा करें और ये जताने की कोशिश करें कि बिना शोर मचाए, बिना वेल में जाए, बिना नारेबाजी किए उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्पीकर ने जो किया वो सही किया। हो सकता है कि हंगामा करने वाले एमपीज को अब बात समझ में आ जाए। कल राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का आखिरी दिन होगा। आज राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो उनकी बेस्ट स्पीचेज हैं उनकी एक किताब लॉन्च की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस से निकलने के बावजूद प्रणब मुखर्जी ने 3 साल के कार्यकाल में कभी भी सरकार के कामकाज को पक्ष और विपक्ष के तराजू से नहीं तोला। मेरे 3 साल के अनुभव में मेरे लिए बड़ा अचरज था कि इतने साल तक सरकारों में रहे, सरकारों के निर्णायक पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान सरकार के किसी निर्णय को उन्होंने अपने उन भूतकाल का न कभी तराजू से तोला, न कभी उसका उस रूप में मूल्यांकन किया। हर बात का उन्होंने वर्तमान के संदर्भ में ही मूल्यांकन किया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उनकी पहचान है। उन्होंने इतनी बड़े दायित्व में मेरा मोल्डिंग में जो रोल किया है वो मुझे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाला है। उनकी हर बात मेरे जीवन में एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगी, ऐसा मुझे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के बारे में एक और बात कही।
मोदी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने मुझसे एक बार कहा था कि देश के लोगों ने आपको चुना है, इसलिए सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो एक बात कहते हैं कि भाई देखिए, मैं राष्ट्रपति जब बना तब बना, आज राष्ट्रपति हूं, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि देश की जनता ने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारा दायित्व है और मेरा काम है कि तुम इस काम को अच्छे ढंग से करो। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी स्वयं उसके लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल है। बुक लॉन्च के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है, नए राष्ट्रपति भी सरकार को सही दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। I am deeply touched by Prime Minister's observation when he said that the work will continue, government will support, and I have no doubt the President, who is going to be shown tomorrow, will look after these. प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस में रहे, उनके समय में बीजेपी की सरकार बनी और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे एसर्टिव प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने हमेशा बैलेंस बनाए रखा, राष्ट्रपति के पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनका जीवन कांग्रेस में बीता। इसीलिए राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी की कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा और देश के सार्वजनिक जीवन में प्रणब मुखर्जी की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों को अब जेल में रहना पड़ेगा। टेरर फंडिंग पर आज बड़ा एक्शन हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हुर्रियत के 7 सेपरेटिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। 6 लोगों को श्रीनगर से पकड़ा, जबकि एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें हुर्रियत के हार्डलाइनर लीडर सैयद अली शाह गिलानी का बेटा सन इन लॉ अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश भी शामिल है। एनआईए ने अल्ताफ के अलावा गिलानी के करीबी और तहरीक हुर्रियत के स्पोक्स पर्सन अयाज अकबर और पीर सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार किया। मीरवाइज के करीबी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन शाहिदुल इस्लाम भी टेरर फंडिंग के चार्ज में पकड़े गए। इसके अलावा महराजुद्दीन कलकल और नईम खान को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया, जबकि फारूक अहमद डार को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। एनआईए ने बताया कि टेरर फंडिंग केस में इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनआईए के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्हें कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए, स्कूलों को जलाने के लिए पाकिस्तान के हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से हवाला के जरिए फंडिंग की गई। जो आरोप एफआईआर में लगे हैं उन्हीं की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो सबूत है वो ये जो सबूत आए हैं उनसे स्पष्ट है कि जो पैसा आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में किया जा रहा है और उसके लिए एक पूरी ट्रेल है, फाइनेंशियल ट्रेल भी है और एक लोगों की भी चेन है जिसके तहत इस तरह की कार्रवाइयों को किया जा रहा है। तो उसमें जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और जिन लोगों के खिलाफ हमारे पास सबूत आए हैं उनको हमने अरेस्ट किया है। करीब 2 महीने पहले 30 मई को एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरे सेपरेटिस्ट लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब इसकी जांच करीब पूरी हो गई है। जांच के दौरान कश्मीर में कई सेपरेटिस्ट लीडर के घरों पर छापे पड़े। रेड के दौरान कई बैंक अकाउंट मिले, उनकी डिटेल्स मिली। 2 करोड़ रुपए के कैश, लश्कर हिजबुल जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड बरामद हुए थे। एनआईए ने कहा अभी तो शुरुआत है, आगे और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो एविडेंस है वो टेरर फंडिंग की जा रही है, उसी की कड़ी को साबित करने के लिए, उसी आरोप को साबित करने के लिए ही एविडेंस सामने आए हैं और उनके बेसिस पर ही कार्रवाई हो रही है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये लोग भी इस केस में महत्वपूर्ण हैं और इन लोगों को अरेस्ट करने के अलावा जो भी इस केस से कनेक्टेड है उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी, की जा रही है और जैसा एविडेंस फाइल पर आएगा उसके हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेपरेटिस्ट लीडर पर हुए एक्शन को आज बीजेपी के एमएलए रविंद्र रैना ने जायज बताया। रविंद्र रैना ने कहा जो पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीरी बच्चों को आतंकी बना रहे हैं उन पर एक्शन तो होना ही चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा ना, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून की जद में ये लोग आए हैं और ये लोग कातिल हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उन लोगों का
कत्ल करवाया है हुर्रियत के लोगों ने। हुर्रियत के लोग कश्मीर के अंदर जो हालात खराब हुए हैं इसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। हुर्रियत के लोगों ने पाकिस्तान से और बाकी देशों से पैसा लेकर यहाँ खून खराबा किया, यहाँ के बेगुनाह नौजवानों को अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला और पाकिस्तान भेजा आतंकवादियों के कैंप में ट्रेनिंग लेने के लिए, और यहाँ खून खराबा हुआ। और आज जबकि कानून के दायरे के अंदर ये लोग फंसे हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अभी सिर्फ छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, एक्शन तो बड़ी मछलियों पर होना चाहिए जो हवाला के जरिए पैसा देते हैं। पंटूश उसको भी किया है, पता लगेगा, उनका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा और हम सब देशवासी भी देखेंगे क्या हुआ, कहां से आया। सर कितना इम्पैक्ट वैली पे पड़ेगा सर? देखिए वैली में कितना इम्पैक्ट पड़े ना पड़े, सवाल इस बात का कि हर एक शहरी को ये पता तो लग जाएगा कि सही है आया, कहां से आया, कैसे आया और इसका खर्चा कैसे किया। हजूर अभी तो और भी मछलियां हैं, अभी तो छोटी मछलियां हैं, ये अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो आपको लगता है पहले तो आप उनको पकड़िए जो हवाला पैसा देते हैं, उनको पकड़िए। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उससे समझ में आया कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं। पार्लियामेंट की दहलीज पर खड़े होकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुर्रियत के नेताओं को सिर्फ पाकिस्तान से फंडिंग नहीं होती, हुर्रियत को पैसा तो भारत सरकार ने भी दिया। फारूक अब्दुल्ला 2014 में इलेक्शन हार गए थे, अब श्रीनगर से बाई इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, इसी सेशन में शपथ ली है और आज फारूक ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीर से नेशनलिस्ट पार्टीज को मिटाने के लिए, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए हुर्रियत लीडर्स की फंडिंग की थी। अब आप पूछते हैं ना पैसा कहां से आया, माफी चाहता हूं ये कहने को, यहां से भी मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट इंडिया से भी फंड गया हुर्रियत को। वो किताब है अगर आप पढ़ें इसकी दौलत की, उसने कहा है दी थी कि पैसा दिया गया, जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको खत्म करने के लिए एक रास्ता निकाला गया कि ये नहीं उठे। आज उसका नतीजा देख रहे हैं, भारत देख रहा है क्या हो रहा है, कोई चीज ठीक नहीं है, हर तरफ उथल पुथल है। फारूक ने यह तो इल्जाम लगाया कि भारत सरकार ने उनकी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की, हुर्रियत की फंडिंग की, लेकिन यह नहीं बताया कि किस सरकार के दौरान ऐसा हुआ था। Why did you say that the Indian government funded Hurriyat to finish nationalist parties in Kashmir Center? Because I am part of that. I am part of that tragedy that we have faced when funding was given to destroy us. That we don't win in elections. We don't come forward. Divide and rule has been the policy. which government sir? Read Chanakya. Which government? That Chanakya's theories are being followed. ये बात तो साफ है कि हुर्रियत के लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लिया और कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। हुर्रियत के लीडर्स के अपने बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते रहे, अच्छी जगहों पर नौकरियां करते रहे और वो कश्मीर के सीधे साधे लोगों के बच्चों को पैसे देकर उनके हाथ में पत्थर थमाते रहे। पाकिस्तान के पैसे का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा करने के लिए करते रहे, खुद आराम की जिंदगी जीते रहे और कश्मीर के लोगों को आग लगाने के लिए भड़काते रहे। ये सबूत और मनी ट्रेल इतने पुख्ता हैं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसको ध्यान से देख लें, पढ़ लें, समझ लें तो वो भी अपने बयान, अपनी बात वापस ले लेंगे। अब मैं आपको उन भारतीय नागरिकों की बात सुनवाता हूं जो दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फंसे हुए हैं। आज इन लोगों ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज को एक ट्वीट किया, उसमें एक फोटो और वीडियो को टैग किया। सुषमा स्वराज से हाथ जोड़कर अपील की। इन लोगों ने अपना दर्द बताने के लिए खुद वीडियो शूट किया, बताया कि तेलंगाना से रियाद में काम करने गए थे लेकिन काम के चक्कर में फंस गए। अब न एम्प्लॉयर खाने को देता है, न काम करने के पैसे मिलते हैं। वीडियो में करीब 25 लोग दिखे, सभी ने हाथ जोड़े हुए वतन वापसी की मदद के लिए गुहार लगाई। इन लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल में दिन गुजर रहे हैं, इसलिए वापस हिंदुस्तान लौटना चाहते हैं। हम लोग पूरा आदमी लोग तेलंगाना वासी लोग इधर हम लोग सऊदी में आके बहुत तंग हो रहा है। इधर एक एक आदमी को खाना नहीं है, काम करेगा तो पैसा भी नहीं दे रहा है।
और इंडिया आने के लिए हम लोग के ऊपर पूरा मतलब केस डाल दिया। कैसा भी हम लोग इधर से निकाल के हम लोग हमारा माँ बाप से मिला दो। एक एक आदमी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, रहने के लिए रूम नहीं है। इधर बहुत मुश्किल में हम लोग इधर दिन काट रहा है और इधर एक एक आदमी का कहानी बहुत बुरा है। आप लोग कैसा भी ये ट्विटर देख के ना हम लोग के लिए कुछ ना कुछ करके हम लोग इंडिया लाने के लिए कोशिश करिए। वीडियो देखने के बाद सुषमा स्वराज ने फौरन रिएक्ट किया। सुषमा स्वराज ने लोगों को मदद का भरोसा दिया। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा कि आप लोग हाथ जोड़कर गुहार क्यों लगा रहे हैं, आप सभी भारतीय हैं और रियाद में भारतीय दूतावास जल्द आपकी मदद के लिए पहुंचेगा। ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में, पैसा कमाने की लालसा में या दूसरों के बहकावे में आकर बिना हालात को समझे मिडिल ईस्ट के मुल्कों में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग बुरी हालत में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाकर घर भेजते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग धोखे का शिकार भी होते हैं। हालांकि ऐसे लोगों पर जब जब मुसीबत पड़ी, सुषमा स्वराज ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, विदेशों में फंसे लोगों की मदद की है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जो विदेशों में जाकर रहने वाले भारतीयों की मदद कर सके। विदेश मंत्रालय ऐसा सिस्टम बनाए कि जाने से पहले इन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले और परेशानी में फंस गए लोगों को किससे और कैसे अप्रोच करना है इसकी जानकारी मिले। अब चाइना ने ऑफिशियल तरीके से भारत को सीधे सीधे जंग की धमकी दी है। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि चाइनीज आर्मी बॉर्डर पर हर सिचुएशन से निपटने की तैयारी कर चुकी है। पिछले 90 साल का इतिहास सबको याद रखना चाहिए। चाइनीज आर्मी टेरिटरी की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। सिक्किम सेक्टर में डोकलाम डिस्प्यूट को लेकर आज चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का वर्जन आया। पहली बार चाइनीज मिलिट्री के बड़े अफसर ने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ऑन कैमरा बयान दिया। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि बॉर्डर इशू पर गलती इंडिया की है, इंडिया को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, इंडिया को किसी इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। चाइनीज आर्मी की ताकत पूरी दुनिया जानती है। चाइना अपना इलाका लेकर रहेगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ को हिलाना आसान है, चाइना की आर्मी को नहीं। हम भारत को ये बता देना चाहते हैं कि वो किसी भी भ्रम में ना रहे। चीन की सेना का 90 साल का इतिहास ये साबित करता है कि हमारी सेना ने अपनी क्षमता हमेशा साबित की है। देश की अखंडता, राष्ट्रीय संप्रभुता और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की हमारी क्षमता में लगातार इजाफा हुआ है। हमारा संकल्प अडिग है और अपने संकल्प से हमें कोई हिला नहीं सकता। पहाड़ को हिला देना आसान है, लेकिन चीन की सेना को हिला पाना आसान नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको उन रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जिसमें कहा गया था कि चाइनीज आर्मी बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा पहुंचा रही है। तिब्बत में काफी सारे हथियार लेकर पहुंच चुकी है। आज इस बात को चाइनीज आर्मी के अफसर ने कबूल किया। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यहां तक कहा कि अब आर्मी को माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के चीन के संकल्प से कोई जीत नहीं सकता। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और हर कीमत पर अपनी सुरक्षा से जुड़े हितों का ख्याल रखेंगे। चीन के सैनिकों ने बॉर्डर पर पहले ही हर इमरजेंसी से निपटने के उपाय कर लिए हैं। हालात को देखते हुए हम आगे भी सेना और सैनिक साजो सामान की तैनाती करेंगे और हर जरूरी ट्रेनिंग देंगे। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट शॉट इज फायर्ड मच बिफोर द वॉर स्टार्ट्स। जंग जब शुरू होती है उसके बहुत पहले कहीं ना कहीं गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। इसे इंडो चाइना स्कफल के रेफरेंस में देखना चाहिए। वैसे जो आज के ज़माने में आमने सामने की जंग की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, जबकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर मुल्क हों, लेकिन चाइना के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। चाइना कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, इसलिए उसके बयानों को शुरुआती गोलीबारी के तौर पर देखना चाहिए, एक चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए और उसके मुताबिक तैयार तो रहना ही चाहिए। देश भर में मानसून पहुंच गया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पहले जो लोग बारिश होने के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, अब वही लोग बारिश रुकने की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कश्मीर, हिमाचल, असम और राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पूरा शहर में पानी भरा है, घरों की पहली मंजिल डूब गई है, नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, कहीं नदी या नाले में अचानक बाढ़ आई और गाड़ियों को बहा ले गई। कई इलाके बाढ़ की वजह से खाली हो गए हैं। मैं आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हालात कितने खतरनाक और कितने ख़राब हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर। यहाँ एक ऑयल टैंकर बाढ़ के पानी में फंस गया। ड्राइवर ऑयल टैंकर को धोने के लिए नदी किनारे ले गया था, लेकिन अचानक इतना तेज बहाव आया कि ड्राइवर को भी भागने का मौका नहीं मिला। पहाड़ी इलाकों में अक्सर फ्लैश फ्लड्स आते हैं, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ड्राइवर जान बचाने के लिए टैंकर की छत पर चढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा और टैंकर का ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। एक छोटा सा हिस्सा अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाहर नजर आता रहा, जिस पर ड्राइवर खड़ा था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर तेज बहते पानी के साथ पत्थर के बड़े टुकड़े आ जाते तो पूरा का पूरा टैंकर पलट सकता था। आसपास खड़े लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, रस्सी फेंककर ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। हालांकि टैंकर किनारे से कितना दूर था, पानी की तेज धार उस तक पहुंच नहीं सकती थी। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने इस शख्स को बाहर निकाला। जम्मू में तो ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, लेकिन मनाली में जो हादसा हुआ उसमें एक शख्स की जान चली गई। ब्यास नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार पर लोगों की नजर तब पड़ी जब वो बहती हुई एक बड़ी सी चट्टान के पास आकर फंस गई। लोग मदद के लिए दौड़े, पुलिस क्रेन लेकर आई। क्रेन और सीढ़ी के जरिए पुलिस के जवान कार तक पहुंचे, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। कार में सवार 3 लोग बह चुके थे, जबकि एक लाश निकाली जा चुकी थी। ये कार एक महिला चला रही थी। पानी की धार में फंसने के बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया और कार ब्यास नदी में बह गई। राजस्थान के उदयपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा था, बहाव काफी तेज था। इसके बाद भी एक एसयूवी के ड्राइवर ने पुल को पार करने की गलती की। पानी में धार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पानी के साथ बहती हुई नदी में समा गया। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर के साथ एक और शख्स किसी तरह जान बचाकर बाहर आया, लेकिन गाड़ी में सवार एक महिला और एक बच्चा नदी में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में दोनों के शव मिले। क्रेन की मदद से गाड़ी भी नदी से बाहर निकाली गई। गुजरात के बनासकांठा में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बनास नदी का पानी शहरों में घुस आया है। हालत यह है कि शहर में कई जगह 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। पूरे शहर में पानी ही पानी है, एक भी सड़क नजर नहीं आती। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां आधी डूब गई हैं। अपार्टमेंट्स के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है। बनासकांठा के धनेरा की अनाज मंडी के पास खड़े ट्रक भी पानी में डूब गए हैं। अनाज मंडी में अनाज की भी काफी बर्बादी हुई। अनाज की बोरियां बाढ़ के पानी में बहती दिखाई दी। इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर बनासकांठा में हैं और वो एक फ्लड अफेक्टेड एरिया में जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर ही इतना पानी था कि उन्हें अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा। निर्णय को गांव वालों ने मना लिया कि गाड़ी आगे लेकर न जाए। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने बनासकांठा जिले को तरबतर कर दिया है। पूरी तरह पानी से भर चुका है बनासकांठा जिला। हम थराद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरह ब्लॉक है। गाड़ियों को वहीं पार्क कर देना पड़ा है आगे। वहाँ से आप गाड़ियाँ आगे नहीं आ सकती हैं। और पीछे यदि पूरा दिखाऊं मैं आपको, ये रास्ता आगे आप इस तरफ अगर घूम के देखें, इसी तरह से पानी का जो बहाव है पूरे रास्ते पे लगातार दिख रहा है। और पानी का करंट आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए यहाँ जो गांव वाले खड़े हैं उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि इससे आगे ना जाया जाए, क्योंकि इसके आगे खतरा बढ़ सकता है। और फिलहाल थराद और धानेरा तालुका में तक पहुंचने के तमाम जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। डीसा के आगे जा पाना बहुत मुश्किल है। गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ अफेक्टेड इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। निर्णय ने बनासकांठा में चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी से बात की। उन्होंने बताया कि अब तक 8000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उत्तर गुजरात में इतनी भारी बारिश
बहुत सालों के बाद हुई है। राजस्थान में भी बारिश हुई। राजस्थान का पानी भी जोग्राफिकल उत्तर गुजरात में आता है। उत्तर गुजरात में भी बारिश हुई तो पानी हो गया। फिर भी पहले से जो फोरकास्ट मिला था और कलेक्टर और बाकी तंत्र ने भी प्रिकॉशन लिया। स्टेट कंट्रोल रूम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का भी कोऑर्डिनेशन रहा। काफ़ी कोशिश लोगों ने की। तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी सहायता मिली। एयरफोर्स, मिलिट्री, एक प्लाटून मिलिट्री की भी आ गई है। NDRF, SDRF, ये सब अलग अलग फोर्स यहाँ पहुँच गया है। मैं यही जानना चाह रहा था कि कैजुअलिटी का अब तक क्या आपके पास अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है कि कोई कैजुअलिटी हुई है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में कांटेक्ट करते हुए और सभी लोगों को सेफर साइड में, यानी कि सलामत जगह पर उनको शिफ्ट करना, ये सब अच्छी तरह से चल रहा है। 8,000 से ज़्यादा लोगों को हमने शिफ्ट किया है। गुजरात के पाटन जिले में भी यही हाल है। मकान बाढ़ में डूब चुके हैं। इन इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। गुजरात में अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों को बाढ़ के असर वाले इलाकों से निकाला गया। लगातार हो रही बारिश से गोदावरी नदी भी उफान पर है। इसका असर नासिक में दिखा। नासिक में डैम से भी पानी छोड़ना पड़ा। इसका असर यह हुआ कि रामकुंड घाट पूरी तरह डूब गया है। यहाँ बने छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा गए हैं। प्रशासन ने नासिक में हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। अब आपको ऐसी दर्दनाक तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सावधान करने वाली है। सेल्फी के चक्कर में 3 नौजवानों की मौत कैसे हुई। गुजरात से सटे दीव में 4 लड़के समंदर किनारे गए थे। हाई टाइड का वक्त था। ये 4 लड़के समंदर किनारे बड़े से चट्टान पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे। एक एक करके ऊंची लहरें आती थी और ये लड़के उसी वक्त सेल्फी खींचते थे। 4 बार लहरें आई और चली गई, लेकिन 5वीं लहर करीब 25 फीट ऊंची उठी और यह लहर इतनी ताकतवर थी कि चारों लड़कों को अपने आगोश में बहा कर ले गई। कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स लहरों का वीडियो बना रहा था। उसी के मोबाइल कैमरे में यह वीडियो कैद हुआ। जब लोगों ने लड़कों को समुद्र में जाते देखा तो शोर मचाया। तुरंत रेस्क्यू टीम आई। किसी तरह उनमें से एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 3 का पता नहीं चला। 4 लड़के राजस्थान के रहने वाले हैं। दीव के केवदावाड़ी में चल रहे एक सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इन लड़कों ने सेल्फी के चक्कर में हाई टाइड के अलर्ट को इग्नोर किया और ये उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। सेल्फी के चक्कर में संडे को महाराष्ट्र के जलगांव में एक शख्स की मौत हुई थी। 27 साल का योगेश्वर मोरे 40 गांव का धवल तीर्थ वाटरफॉल घूमने गया था। सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए वाटरफॉल के साथ वो एक यूनिक सेल्फी लेना चाहता था। वो झरने के पास के पहाड़ पर खड़े होकर झरने के साथ सेल्फी खींच रहा था। उसे पता नहीं चला कि वो किनारे बेहद आ गया है और नीचे गिर जाएगा। आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन जब तक योगेश्वर को निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पानी देखने में जितना सॉफ्ट लगता है, समंदर, नदियां और झरने में जितने सुंदर दिखाई देते हैं, बारिश के मौसम में उतने खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए पानी की ताकत को कम मत समझिए। मेरी आपसे अपील है कि बारिश का मजा जरूर लीजिए, लेकिन जिंदगी को खतरे में मत डालिए। अगर नदी का पानी पुल से ऊपर बह रहा हो तो पुल पार करने के लिए थोड़ा इंतजार कर लें। झरने के किनारे जाएं, लेकिन सेल्फी के चक्कर में जान न दें। समंदर में हाई टाइड का वक्त हो तो पानी के किनारे न जाएं, क्योंकि जिंदगी सेल्फी से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक बेहद दर्दनाक खबर मुंबई से आई है। मुंबई की एक फेमस महिला बाइकर जागृति होगाले की रीढ़ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा था। सड़क गड्ढों से भरी थी। जागृति की बाइक गड्ढे में गई, अनबैलेंस हुई और सड़क पर गिर गई। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आ रहा था और ट्रक जागृति के ऊपर से गुजर गया। जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वो मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। जागृति अक्सर अपनी बाइकर टीम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाया करती थी, लेकिन संडे को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर
बेती गांव के पास एक गड्ढे की वजह से उनकी जान चली गई। हमारे संवाददाता राजीव सिंह उसी जगह पर गए जहां एक्सीडेंट हुआ था। राजीव ने बताया कि वहां सड़क पर 8 से 10 मीटर चौड़ा गड्ढा था, जिसे हादसे के बाद गांव वालों ने खुद मिट्टी और सीमेंट से ढक दिया। जागृति अपनी 2 और महिला दोस्तों के साथ में पालघर जिले के जवार डहानू रोड से गुजर रही थी। उसी दरमियान वैती गांव के पास सड़क पर एक गड्ढे में उनकी मोटरसाइकिल चली गई। आप ये जो जगह सामने देख रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 मीटर में ये पूरा का पूरा गड्ढा था जो कि बना हुआ था। और इस वक्त अब आप देख सकते हैं कि रविवार को सुबह 9 बजे के आसपास हुए हादसे के बाद गांव वालों ने यहाँ पर जो है मिट्टी डालकर इस गड्ढे को बंद कर दिया है। लेकिन ठीक इसी जगह पे तकरीबन 8 से 10 मीटर का बड़ा गड्ढा था और इस गड्ढे में उनकी मोटरसाइकिल चली गई, जिसके चलते वो मोटरसाइकिल लेकर गिर पड़ी। और उसके बाद पीछे से जो ट्रक आ रही थी, उस ट्रक का पिछला हिस्सा जो था पहिए का, वो उनके ऊपर से गुजर गया, जिसके चलते उनकी जगह पर ही मौत हो गई। राजीव सिंह ने वहां गांव वालों से बात की। उन लोगों ने बताया कि काफी दिन से सड़क पर बड़ा सा गड्ढा था। कई बार उन लोगों ने प्रशासन से इसे भरने के लिए शिकायत की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। ये घटना एक बार नहीं हुई, 3-4 बार हुई। हमने PW को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार पत्र व्यवहार भी किया, मगर इस पर उसने ध्यान नहीं दिया। 2-3 हादसे हो चुके हैं, किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो किसी का सर फुटा है। सर, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की गलती की वजह से ये सब चीज घटनाएं हो रही हैं। बाइक चलाना जागृति का पैशन था। वो बाइकर्स क्लब की मेंबर थी। ये देश का अकेला ऐसा क्लब है जो सिर्फ फीमेल राइडर्स के लिए बना है, बाइकरनी क्लब। इस क्लब के मेंबर्स के साथ जागृति मुंबई से लद्दाख तक जा चुकी हैं, लेकिन सड़क के गड्ढे के चक्कर में जागृति की मौत हो गई। ये बेहद दुखद है। इस घटना से सबको सबक लेना चाहिए। कम से कम सड़क के गड्ढों को अब तो भरा जाना चाहिए। आजकल JNU एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं, किसी आंदोलन की वजह से नहीं। JNU के वाइस चांसलर की एक मांग चर्चा का विषय बन गई है। वाइस चांसलर चाहते हैं कि JNU कैंपस में आर्मी का एक पुराना टैंक डिस्प्ले के लिए रखा जाए। टैंक को देखकर स्टूडेंट्स में सेना के लिए सम्मान बढ़ेगा, देशभक्ति जागेगी। असल में कल पहली बार JNU में कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। शहीदों की शान में स्टूडेंट्स ने तिरंगा मार्च निकाला। 2200 फीट के झंडे के साथ छात्र JNU गेट से कन्वेंशन सेंटर गए। कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनरल VK सिंह भी शामिल हुए। उनके सामने ही JNU के वाइस चांसलर ने कहा कि कैंपस में आर्मी का एक टैंक रखा जाना चाहिए, जिसे देखकर स्टूडेंट सेना को वीरता और बलिदान का याद कर सकें। We would like to request Shri VK Singh and also Pradhan ji to help us procure an army tank so that we can put it in a prominent place in JNU. The presence of army tank in a prominent place here will remind constantly thousands of students who pass through this university the great sacrifices and the valor of our Indian Army. वाइस चांसलर्स की डिमांड पर JNU के स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि यूनिवर्सिटी में टैंक से ज़्यादा वाटर टैंक की ज़रूरत है। कुछ ने कहा कि वाइस चांसलर टैंक के बजाय सरकार से किताबें मांगते तो बेहतर होता। जो विवाद हो रहा है, मेरे हिसाब से इंडियन जो टैंक लगाएंगे उस पर विवाद हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान के टैंक पे अगर JNU में लगाया जाता तो शायद उतना विवाद ना होता। जो लोग आज काफ़ी ज़्यादा इससे नाखुश हैं, तब वो आज ही खुशी मना रहे होते। जो राष्ट्रवाद होता है वो विचारों से होता है, हथियारों से राष्ट्रवाद मैंने नहीं सुना कभी आता है। तो हथियार लाकर रख देना, कल को आप कहिए AK-47 का जखीरा ले आए, यहाँ पे राष्ट्रवाद पे रिसर्च होता है, यहाँ पे आर्मी पे रिसर्च होता है। आप उस रिसर्च को कैसे बेहतर बनाएंगे? वाइस चांसलर साहब को इस पे सोचना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। अगर वाइस चांसलर साहब को मांगना चाहिए था तो यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए किताबें मांगनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं लगाया जाना है कि उसमें गोले बारूद भरे होंगे। राष्ट्रीयता का प्रतीक टैंक है। हम आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं, आर्मी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और आर्म्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इसके लिए अगर टैंक का सिंबल लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जानी। किसी स्टूडेंट को इससे तो कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही है। सिर्फ इतना है कि आखिर क्या
जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे कलम किताब की ज़रूरत है या टैंक की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि टैंक रखने से अगर पढ़ाई अच्छी हो सकती है तो ठीक है, बेहतर है उनको रखें। युद्ध भूमि में ही युद्ध का जो टैंक है उसकी ज़रूरत है। हम लोग को जिस टैंक की ज़रूरत है वो वाटर टैंक। गर्मी के दिनों में पानी की बहुत क्राइसिस होती है, अगर वो 2-4 व्यवस्था करवा दे वो तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। कंट्रोवर्सी हुई तो वाइस चांसलर ने समझाया कि आखिर उन्होंने कैंपस में टैंक डिस्प्ले करने की बात क्यों कही थी। जेएनयू और हमारा देश में जो डिफेंस एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बीच में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल एनडीए, ए ग्रेट डिफेंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन से जो पास होते हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स का हो, वो कैडेट्स का सबका डिग्रीज हम देते हैं। एनडीए पास आउट्स हमारा एल्यूमिनाई है, जेएनयू का एल्यूमिनाई है। इसलिए हम हमारा कैंपस में एक डीकमीशन टैंक रखे तो दिस इज़ एक्चुअली टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between our alumni who are from the defense academic institutes and the JNU. प्रोफेसर एम जगदीश कुमार बड़े स्कॉलर हैं, उनसे उम्मीद थी कि वो जेएनयू में पढ़ाई का माहौल बनाएंगे, उनके वाइस चांसलर बनने से जेएनयू में रिसर्च बेहतर होगी, लेकिन अब वो खुद ही जेएनयू में टैंक रखने की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कारगिल दिवस मनाया गया, स्टूडेंट तिरंगा लेकर निकले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वाइस चांसलर टैंक डिस्प्ले करने की बात कहें, इस बात तो थोड़ा सा आश्चर्य है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे अजान पर एक बार फिर घमासान क्यों हुआ और इस बार अबू आजमी की जुबान से क्या निकल गया। मस्जिदों में अजान के लिए माइक के इस्तेमाल को लेकर पुरानी कंट्रोवर्सी एक बार फिर खड़ी हो गई। आपको याद होगा सोनू निगम की बात। अब एक और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अजान पर कमेंट किया है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने सुबह 4 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अजान की आवाज़ से मेरे कान फट रहे हैं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो कोई और हो ही नहीं सकती। ट्वीट पर मचे बवाल के बाद आज सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने क्या कहा, ये देखिए। बुजुर्ग है, एल्डरली है, सिक पीपल है, बच्चे हैं, ये हम नहीं कहते कि बंद करो, हम ये कहते हैं कि कम करो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और एडवांसेस इतने हैं, देयर मस्ट बी अदर वेज अदर देन लाउड स्पीकर के चिल्ला के बोलना। और मैं ये बात अगर भजन भी होता तो वही कहती, मैंने इनफैक्ट मेरी बिल्डिंग में भी भजन रुकवाए हैं और जब बियॉन्ड टाइम लिमिट गया है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स होते हैं सब। सो इट्स नॉट लाइक टारगेटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट आई थिंक वी शुड बी एज अ कम्युनिटी वी शुड बी मोर सेंसिटिव टू हाउ अदर पीपल ऑल्सो फील। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अजान पर ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तीखी बात कही। अबू आजमी ने सुचित्रा कृष्णमूर्ति को नाचने गाने वाली बता दिया और कहा कि अजान होती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कोई इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली होती तो शायद मैं सोचता कि कुछ बात कर रही है। ये ऐसे लोग जो नाचते गाते हैं, जो रात को 2 बजे तक दारू की महफिलों में जाते हैं, जो लोग जो है आधे कपड़े पहन करके दूसरे मर्दों के साथ खड़े रहते हैं, जो भारतवर्ष की सभ्यता के खिलाफ है, ऐसे लोग लाउड स्पीकर पे अजान की अगर मुखालफत करते हैं, मैं कहता हूं कि इस चीज़ को बंद कीजिए। ऐसे लोगों की ज़बान बंद करना चाहिए। ये सस्ती शोहरत के लिए, पब्लिसिटी के लिए ऐसे करते हैं। इनसे कहिए कि दुबई जाओ, सऊदी जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, लाउड स्पीकर अजान होती है और होती रहेगी। इसको कोई माइक अल्लाह रोक नहीं सकता है। जैसे अजान करने वालों को अजान का हक है, वैसे ही सुचित्रा कृष्णमूर्ति और उनके जैसे लोगों को यह कहने का हक है कि अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल न करें। अबू आजमी को कुछ भी कहने से पहले यह सोचना चाहिए था कि सुमित्रा ने अजान के लिए मना नहीं किया, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मना किया है। अबू आजमी को कोई हक नहीं कि वो किसी को देश छोड़कर जाने के लिए कहें। ये देश सबका है और सबको अपनी अपनी बात कहने का पूरा हक है। अब आपको बताते हैं वीरभद्र सिंह की नई मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में स्कूली छात्रा से गैंग रेप के मामले में बीजेपी ने पहले से वीरभद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब कांग्रेस के 6 एमएलए भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखी है, वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की है। चिट्ठी में कोटखाई गैंगरेप मामले में वीरभद्र सरकार के संवेदनहीन रवैये पर सवाल खड़े किए गए हैं। वीरभद्र से बगावत करने वाले विधायकों ने आलाकमान से कहा कि हालात जल्द नहीं समझ गए तो पार्टी को आने वाले चुनाव में तगड़ा नुकसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात मानी है कि आलाकमान के साथ साथ ये चिट्ठी उन्हें भी भेजी गई है।
जो भी बातें उन्होंने लिखी है उन बातों का हाईकमांड के ध्यान में लाया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार है उसको कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार के पत्र और इस प्रकार के व्यक्तिगत तौर से लोगों का मिलना प्रदेश अध्यक्ष के पास होता रहता है और हाईकमांड को भी वो मिलते रहते हैं और अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। गुड़िया प्रकरण से संबंधित ही कुछ बातें उन्होंने लिखी है कि जिस प्रकार से इसमें बयानबाजी की गई है या पुलिस की कोताही रही है, तो इस संदर्भ में कुछ बातें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर बीजेपी के नेता मजा ले रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वो कांग्रेस के विधायकों की हिम्मत की दाद देते हैं। मैं स्वागत करता हूं, उनकी हिम्मत का दाद देता हूं उनको कि उन्होंने हिम्मत की और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुना और न्याय के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि ये सवाल सरकार और विपक्ष का नहीं है, ये सवाल इंसानियत का है। हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। एक स्कूली छात्रा के गैंगरेप के मामले वीरभद्र सिंह काफी घिरे हुए हैं। ऐसे में अगर उनकी अपनी पार्टी के विधायक बगावत करते हैं तो वीरभद्र के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक चिंता की बात है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे आज की अच्छी खबर, एक ऐसा आइडिया जिसे सुनकर आपको लगेगा हम सबको ऐसा करना चाहिए। और अब मैं आपको एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में बताता हूं जो सुनने में देखने में छोटा लग सकता है लेकिन है बहुत बड़ा, इसका असर बहुत ज्यादा है। शील्ड एयर नाम की कंपनी बड़े बड़े होटल से इस्तेमाल किया हुआ साबुन इकट्ठा करती है, उसे सैनिटाइज करती है, रिसाइकिल करती है और फिर उसकी नई पैकिंग करके गरीब परिवारों में बांटती है। ऐसे लोगों को बांटती है जिनके पास साबुन खरीदने के पैसे नहीं होते। शील्ड एयर ने इस इनिशिएटिव को नाम दिया है सोप फॉर होप। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? साबुन लेने। साबुन लेने। क्या करोगे साबुन लेके? हाथ धोएंगे। हाथ कैसे धोगे वो बताओ जरा आप लोग। इसका मेन जो मोटिव है ये सिर्फ बच्चों को साबुन बांटना या उन्हें हाथ धोना ये बताना नहीं है। इनकी जो मम्मी है इनको पता नहीं है कि खाना बनाने या बच्चों को खाना सर्व करने या खिलाने से पहले भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये जाते हैं अपने पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि मम्मी हमें स्कूल्स में बताया गया है, हमें हॉस्पिटल डॉक्टर्स फॉर यू में बताया गया है कि खाने से पहले हाथ धोना है और खाना बनाने से पहले भी हाथ धोना है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्लम्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। आप किसी भी 5 स्टार होटल से निकलेंगे थोड़ी दूर में आपको स्लम मिलेंगे, बच्चे खेलते मिलेंगे जिनके पास हाइजीन, जिनका कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ हाइजीन से। बीमार पड़ने से पहले अच्छा है बीमारी को अवॉइड किया जाए और बड़ा सिंपल सोल्यूशन है हाथ धोना। हाथ धोने से क्यों बचते हैं लोग? क्योंकि उस पर पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। जो स्लम एरिया है यहाँ पर साबुन का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि बच्चे सिर्फ नहाने के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली नहाने के लिए भी साबुन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। हम करीब करीब सारे 5 स्टार होटल्स के साथ काम करते हैं और हमने कहा ये जो साबुन बचता है इसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमने अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग को साथ मिक्स किया। हमें लगा यार ये तो बड़ी आसान, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है जो कि हमने अभी तक क्यों नहीं शुरू किया, ये दिमाग में आया। जितने भी होटल्स में अच्छे होटल में सोप यूज होते हैं बड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं। सोप बार्स आपने कनेक्ट की, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया, मतलब क्योंकि आप सेम किसी ने यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम है स्किन में कुछ और है, कैसे वो आप ऐसे नहीं दे सकते हो किसी को। तो उसको क्लीन अप किया, फिर उसको जिसे कहते हैं हम श्रेड करते हैं। इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं खुद उसी एरिया में, हेल्थ केयर भी देखते हैं। उनका फीडबैक हमको ये है कि सर जहाँ पे हमने प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ पे बीमारियाँ कम हो गई हैं। और जब से साबुन मिला है जब से हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत, उसका एक एक्सटेंशन है ये। सोप फॉर होप, इसके जरिए अब तक होटल से करीब 6
टन से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया साबुन उठाया गया, उसे रिसाइकल करके 1.5 लाख गरीब परिवारों तक पहुंचाया गया। सभी लोग स्वच्छता अभियान में अलग अलग तरह से अपना योगदान देते हैं। सो फॉर होप इसी तरह की कोशिश है और कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हम सबको इसमें मदद करनी चाहिए। आज की बात में इतना ही।